प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अच्छी प्रकार से रह करके भेजे जा रहे वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ आज एक, जैसा कि पिछले वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के विषय में एक वीडियो है हमारा और उस पर बात हुई थी, उसी क्रम में आज हम लॉ ऑफ हेरिडिटी या रूल ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के नियम क्या हैं, इसके विषय में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, वंशानुक्रम के नियम हैं, समानता के नियम, भिन्नता के नियम, प्रत्यागमन के नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृकृत पक्षों का नियम और लास्ट है संयोग का नियम। शायद नहीं दिख रहा है, लास्ट है आपका संयोग का नियम। तो इस पर बात हम लोग आज करेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये सारे नियम एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं समानता का नियम। समानता, जैसा कि आप देख रहे हैं, समानता का मतलब क्या है? इक्वलिटी। तो कहते हैं कि जिसका जैसे माता पिता होते हैं, वंशानुक्रम जैसा होता है, जीन्स जैसे होते हैं, उनकी संतानें ठीक वैसे होती हैं। कहते हैं गोरे माता पिता हैं तो संतानें गोरे होंगी, सांवले हैं तो सांवले होंगे, लंबे हैं तो लंबे होंगे, बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमान होंगे, मूर्ख हैं, कम मंद बुद्धि के हैं तो मंद बुद्धि होंगे, लंबाई में छोटे हैं तो उनकी संतानें छोटे होंगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानें होंगी। और इस तरीके से ये नियम बताता है कि उनमें इस तरीके से समान गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नियम है, न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि जो जीव वैज्ञानिक हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी वंशानुक्रम पर एक अत्यंत रहस्यमय विषय बना हुआ है, जिस पर कि आज भी पूरी तरीके से उस पर अध्ययन नहीं हो पाया है। और जिसके कारण वंशानुक्रम की क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे शोध कार्य हुए, बहुत सारे प्रयोग हुए, किए भी जा रहे हैं। और इन शोध कार्य और प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि आपके सामने ये नियम दिख रहे हैं। अब ये नियम बताते हैं कि वंशानुक्रम किस प्रकार से क्रियाशील रहता है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं कैसे क्रियाशील रहता है। समानता का नियम बताता है हमें, पहला इस नियम यह बताता है कि समान को जन्म देगा, लाइक प्रोडक्ट्स लाइक, है ना। अर्थात यह नियम यह बताता है कि बच्चों में अपने माता पिता के समान, जो बच्चे हैं उनमें अपने माता पिता के समान प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी कैसे होंगी? बुद्धिमान होंगी। मंद बुद्धि है माता पिता तो उनकी संतानें भी कैसे होंगी? मंद बुद्धि होंगी। और अगर लंबे हैं माता पिता तो उनकी संतानें भी लंबी होंगी, शारीरिक दृष्टि से हिष्ट पुष्ट हैं, मजबूत हैं, तो वैसे ही उनकी संतानें होंगी। और अगर वो कुरूप माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी कुरूप होंगी। तो जबकि अगर अच्छे हैं, सुंदर हैं शारीरिक दृष्टि से, तो उनकी संतानें भी सुंदर होंगी। यहाँ तक कि आप जीव जंतु को किसी को भी ले लीजिए, जैसे होंगे उनके माता पिता वैसे होते हैं। ये समानता का नियम यह बताता है कि वंशानुक्रम में जैसे उनके जन्मदाता माता पिता होंगे ठीक वैसे ही उनकी संतानें होंगी। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या है कि जैसे समानता का नियम है तो उसी के जस्ट अपोजिट है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम बताता है कि यह समानता के नियम का बिल्कुल ये तरीके से पूरक है। यह नियम बताता है कि
बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होती है, कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती है जिससे उनको माता पिता से भी थोड़ा सा अलग कर देता है। तो भिन्नताएं भी होती हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि जो बहुत ही बुद्धिमान माता पिता हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनकी संतानें उतनी ही बुद्धिमान हों, बुद्धिमान तो होंगी लेकिन उनके अनुपात में थोड़ा सा कम होंगी। या जो जिनके माता पिता एकदम मूर्ख हैं, एकदम मंद बुद्धि के हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनकी संतानें भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनकी बुद्धि भी थोड़ा सा अधिक हो सकती है। या ऐसा भी देखा गया है, कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता दोनों गोरे हैं और बच्चे सांवले हो गए। या कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता छोटे हैं लेकिन संतानें की लंबाई अधिक हो गई। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता बहुत लंबे हैं और संतानें छोटी हो गई। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ न कुछ भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। तो यह नियम यही बताता है कि बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते, वरन उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर भी होता है। कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे औसत बुद्धि वाले हो जाते हैं या अल्प बुद्धि वाले हो जाते हैं, तथा बहुत अधिक गौरवपूर्ण माता पिता के बच्चे, गौरवर्ण के माता पिता के बच्चे सांवले हो जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही माता पिता के कई बालक शारीरिक और मानसिक गुणों में पर्याप्त अंतर देखे जाते हैं। ये भी बहुत स्पष्ट है। मान लीजिए माता पिता की 4 संतानें हैं, तो क्या चारों समान है? नहीं है, चारों के शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भिन्न है। किस तरीके से भिन्नता का नियम ये बताता है कि कुछ न कुछ उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। पूर्ण रूप में पूरा का पूरा आप कहते हैं कि बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसा नहीं होता है। और इसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से सुंदर जो माता पिता हैं उनके बच्चे हो सकता है उतने सुंदर न हो। और ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्नता का कारण माता पिता के जो उत्पादक कोष होते हैं। अब ये भी बात आती है कि भिन्न क्यों होते हैं, तो भिन्नता का जो प्रमुख कारण है वह उत्पादक कोषों के वंश सूत्रों का भिन्न भिन्न संयोग से संयुक्त होना है ना। जो उत्पादक कोष होते हैं उनका भिन्न भिन्न कोषों से संयोग है, जिसके कारण उनमें भिन्नताएं देखी जाती हैं। और एक ही माता पिता के वंश सूत्रों के विभिन्न समुच्चय बनने के कारण है। माता पिता तो एक ही हैं, लेकिन उनके जो समुच्चय बन रहे हैं वंश सूत्रों के, वो अलग अलग हैं और ऐसे भिन्न भिन्न गुणों से युक्त इसीलिए संतानों को जन्म देते हैं। क्योंकि जो बीज कोष होते हैं वो अलग अलग बनते हैं और अलग अलग बनने के कारण कुछ न कुछ उसमें अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे भिन्नता का नियम ये किस कारण होता है? बीज कोषों के कारण होता है, ऐसा वंश सूत्रों के कारण ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नियम पे, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है? प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये कहता है कि प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। औसत की ओर मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? एवरेज की ओर जो भी गुण है वो एवरेज की ओर जाता है ना। बहुत अधिक है तो नीचे आएगा और कम है तो ऊपर जाएगा, यानी वो औसत की ओर जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता हैं बहुत बुद्धिमान है, तो उसकी संतानें थोड़ा सा उससे कम होगी, फिर जो अगली संतान होगी उसकी वो थोड़ा सा और कम होगी, उसकी अगली संतान थोड़ा सा और कम हो जाएगी। इस तरीके से औसत की ओर जा रहा है। जो बहुत अधिक था वो धीरे धीरे कम होते होते औसत की ओर आ गया। ठीक ऐसे ही जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जिनके माता पिता बिल्कुल मंद बुद्धि के हैं, है ना, बिल्कुल जीरो हैं, तो क्या होगी? उनकी जो संतान पैदा होगी थोड़ा सा उनसे अधिक होगी, फिर उसकी संतान जो होगी थोड़ा सा अधिक होगी, फिर उसकी जो संतान होगी थोड़ा सा अधिक होगी। इस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कि औसत की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? औसत की ओर जा रहा है। तो प्रत्यागमन के नियम यही बताता है जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है या वंशानुक्रम है उसकी प्रवृत्ति औसत की ओर जाने की होती है और वो प्रत्यागमन करता है, रिग्रेशन करता है। और यह देखा गया है कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे माता पिता की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तथा बहुत ही निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे अपने माता पिता से कुछ थोड़ा सा अधिक बुद्धि के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में औसत की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति होती है। यह नियम यही बताता है कि बच्चे औसत की ओर प्रवृत्त होते हैं, औसत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर अगला नियम है चयनित गुणों का सिद्धांत। चयनित गुणों का सिद्धांत क्या कहता है
कि यह नियम यह बताता है कि केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है। कुछ ही ऐसे गुण होते हैं जिनमें कि वंश परंपरा देखी जाती है। जैसे अगर हम देखें तो वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते हैं। जितने भी सारे गुण हैं वो सब सम्मिलित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन अर्जित होते हैं, तो जो अर्जित गुण होते हैं उनका सम्मिलन उनकी अगली वाली पीढ़ी में नहीं होगा। तो इस तरीके से वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते। कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो व्यक्ति वातावरण की प्रतिक्रिया के दौरान अर्जित करता है, वातावरण में कार्य करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके दौरान अर्जित करता है। मान लीजिए कोई प्रशिक्षण से कोई गुण अर्जित कर लिया तो इसका ट्रांसफर उसके बच्चों में नहीं होगा। जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, खून का प्रकार, रंगांधता, चेहरे की बनावट, ये सब कुछ ऐसे गुण हैं जो वंशानुक्रम में माता पिता के द्वारा अपने संतान को प्राप्त होते ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो वातावरण की प्रतिक्रिया के दौरान अर्जित गुण होते हैं वह वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता के द्वारा अपनी संतान को हस्तांतरित नहीं होते हैं। तो ये चयनित गुणों का सिद्धांत है कि कुछ ही ऐसे गुण हैं जिनका कि उनके माता पिता में ट्रांसफर होता है। जो वातावरण की प्रतिक्रिया के द्वारा अर्जित गुण होते हैं, जिनका अर्जन प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा करता है व्यक्ति, उसका हस्तांतरण उसकी संतानों में नहीं होता। जैसे देखा जाता है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी खिलाड़ी है ना, या जो बहुत अच्छा संगीतज्ञ है, डांसर है, कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा हो, क्योंकि उसने उसका अर्जन किया है, समाज में रह करके उसका प्रशिक्षण लिया है, अर्जन किया, अभ्यास किया है। तो अर्जित गुणों का ट्रांसफर नहीं होता है। ये चयनित गुणों का सिद्धांत भी कुछ ही गुण वंशानुक्रम के द्वारा उसके माता पिता के द्वारा उसके संतानों को हस्तांतरित किए जाते हैं। फिर हो गया मातृ पितृ पक्षों का नियम। यह नियम यह बताता है, मातृ पितृ पक्षों का नियम यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति का वंशानुक्रम केवल माता अथवा केवल पिता के से प्राप्त गुणों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। केवल माता के गुण द्वारा या केवल पिता के द्वारा निर्धारित गुण नहीं होता, बल्कि दोनों का संयोग होता है। दोनों की पीढ़ियों के वंशसूत्र उसमें होते हैं, 23 और जो मिलकर के 46 हो जाते हैं। तो ये दोनों के मिलन से, दोनों के संयोग से ही वंशानुक्रम निर्धारित होता है। तो वरन बालक में माता और उसके माता के पूर्वज भी होते हैं, पिता के ही पूर्वज होते हैं, और उसके पूर्वजों के द्वारा उनके वंशक्रम के आधे आधे भाग का निर्धारण होता है। तो दोनों पक्षों के वंशसूत्र होते हैं और दोनों पक्षों के गुणों को उसकी माँ संतानों में हस्तांतरण होता है। ये हो गया मातृ पक्षों के नियम। अब संयोग का नियम। संयोग का नियम क्या बताता है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो वंशक्रम बनता है वह उसमें मात्र एक संयोग, मात्र एक क्या है? संयोग। और वंशानुक्रम के निर्धारण में संयोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान, जिसके कारण वंशानुक्रम की कभी भी पूर्ण सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। पूरी तरीके से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भले ही आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से भविष्यवाणी जांच या किसी के माध्यम से नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वंशानुक्रम संयोग बस बनने वाले वंशसूत्रों के समुच्चय पर ही निर्भर करता है। और सांख्यिकी दृष्टि से एक ही माता पिता के वंशसूत्रों का 1,67,77,216 विभिन्न ढंग से संयुक्त कोष होना संभव है। बताइए कितना बड़ा? 1,67,77,216 विभिन्न ढंग से संयुक्त होना इनका संभव। अब सोचिए इतना बड़ी मात्रा है तो कैसे कोई भविष्यवाणी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये महज एक संयोग की बात होती है वंशानुक्रम का। तो इस तरीके से वंशानुक्रम के ये सारे नियम हैं। इन सारे नियमों को हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया में विस्तार से देखेंगे कैसे ये सारे नियम कार्य करते हैं। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन हम अभी करेंगे और इसके अध्ययन से पाठक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित जो नियम हैं उनको भली भांति समझ सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं जो श्रोता हैं। तो चाहिए आए चलते हम हेरिडिटी ट्रेड्स वंशानुक्रम के जो विशेषक हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जीव वैज्ञानिक और कुछ मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न विधियों से वंशानुक्रम का अध्ययन करके अनेक वंशानुगत विशेषताओं तथा विशेषकों का पता लगाया
और अब तक लगभग 200 वंशानुगत विशेषक निर्धारित किया जा चुका है। कितना? लगभग 200। और वंशानुक्रम विशेषकों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रक्चरल ट्रेड्स, संरचनात्मक विशेषक। संरचनात्मक विशेषक क्या है? संरचनात्मक विशेषक के अंतर्गत वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत वे विशेषक आते हैं जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उसकी संरचना से, उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित होते हैं। और शरीर अथवा अंगों की माप व आकृति वाले बालों का रंग, बालों की आकृति, सीधे बाल, घुंघराले बाल, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग हो गया, दांत हो गया और एनिमल हो गया आदि संरचनात्मक लक्षण हैं। जिससे बौनापन है, युक्तांगुलिता है, लघु अंगुलिता है, संरचनात्मक वंशानुगत है। ये विशेषकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल विशेषक है। कुछ क्रियात्मक विशेषक भी होते हैं, फंक्शनल ट्रेट्स होते हैं। वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की क्रिया प्रणालियों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? क्रिया प्रणालियों से संबंधित होते हैं। और जैसे स्वस्थ शारीरिक शक्ति, दीर्घायु, प्रजनन क्षमता, रुधिर वर्ग तथा रोगों के प्रति संवेदनशीलता आदि क्रियात्मकता वंशानुगत विशेषकों के महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण। फिर है मानसिक विशेषक, मेंटल ट्रेट्स। मानसिक विशेषक क्या है? इनका संबंध किससे है? मस्तिष्क है, मानसिक योग्यताओं और व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। बुद्धि है, साहित्यिक है, गणितीय है, वैज्ञानिक है, गायन है, मितव्ययिता है, स्वामी भक्ति है, स्वाभिमान है, मिजाज है आदि लक्षण मानसिक वंशानुगत विशेषकों की कुछ उदाहरण। फिर एक ट्रेट्स और है असाधारण विशेषक। असाधारण विशेषक क्या है? अब नॉर्मल ट्रेट्स है। वंशानुगत विशेषकों में एक वर्ग ऐसा भी आता है जो उनकी असाधारण लक्षणों अथवा रोगों को इसमें रखा जाता है जो व्यक्तियों को वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। जैसे बहुअंगुलिता हो गए, गंजापन हो गया, वर्णांधता हो गया, अधिक रक्तस्राव हो गया, रक्त एनीमिया हो गई, मिर्गी हो गई, हसिया का रुधिराण एनीमिया हो गया, या फिनाइल कीटोनिया हो गया, एल्कोक्यूटोनिया हो गया आदि ये असाधारण रोग वंशानुगत विशेषकों के कुछ उदाहरण हैं जो कि वंशानुगत से उसके संतानों को प्राप्त होते हैं। ये कुछ विशेषता हमने आपके सामने रखे। अब इसका थोड़ा सा विस्तार से भी चर्चा करें। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी कैसे होता है, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। वंशानुक्रम की प्रक्रिया वंशानुक्रम की प्रक्रिया में क्या है? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में क्या है? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में जिसको जीन्स बोलते हैं, हम पितराई बोलते हैं, वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। यही क्या है? ये जीन्स ही वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं। पितराई कैसे होते हैं? ये धागे के समान होते हैं। कैसे? पतले धागे के समान होते हैं और बहुत ही महीन कण इसमें होते हैं जो मानवीय उत्पादक कोषों में विद्यमान होते हैं, जो मानव में ही ऐसे विद्यमान होते हैं। तो माता पिता से अपनी संतान को क्या करते हैं? हस्तांतरित होते हैं। पितरैक में मुख्य रूप से डीएनए, मुख्य रूप से क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जैविक अणु होते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए होते हैं इन पितरैकों में, जीन्सों में। और डीएनए की रचना का अध्ययन प्रारंभिक स्तरीय मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रतीत होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर भी इच्छुक जो भी पाठक हो डीएनए की रचना का जीव विज्ञान के जो भी उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से जो जीन्स हैं, जीन्स की समुच्चयों के रूप में वंशसूत्र पाए जाते हैं
और वंशसूत्रों को गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको गुणसूत्र भी कहा जाता है। और वंशसूत्रों को गुणसूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक वंशसूत्र में लगभग 3000 तक पितृयक होते हैं। वंशसूत्र में कितना हो? 3000 तक पितृयक होते हैं। और वंशसूत्र में पितृयक एक रेखीय आकृति के रूप में श्रृंखलाबद्ध होता है। और पितृयकों द्वारा ही वंशानुक्रम गुणों का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये एक से दूसरे में जाते हैं। सभी जीवधारियों के वंशसूत्र ढांचे में वंशसूत्र जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, अर्थात किसी एक प्रकार की आकृति हो गई, माप हो गई, रचना हो गई, इसके 2 समरूपी वंशसूत्र होते हैं। और वंशसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी के 2 समरूपी वंशसूत्रों के समजात वंशसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक संतान को समजात वंशसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक वंशसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा वंशसूत्र शुक्राणु के द्वारा पिता से मिलता है। और मानव जाति में वंशसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या इसको हम कह सकते हैं 23 जोड़े। चाहे 46 कह दें, चाहे इसको क्या कहते हैं 23 जोड़े कह दें। तो इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें 23 जोड़ी जो है माता से और 23 जोड़ी पिता से मिलता है। और इसमें केवल 22 जोड़े ही वंशसूत्र अपने अपने जोड़ीदार के समान होते हैं। और जो 23वां वंशसूत्र होता है वह ही असमान होता है। और 23वीं जोड़ी का एक वंशसूत्र लंबा होता है आकार में, दूसरा छोटा होता है। तो जो लंबा छड़ीनुमा होता है इसे हम यक्ष वंशसूत्र कहते हैं, जबकि दूसरा वंशसूत्र छोटा गोला सा होता है तो इसे वाई वंशसूत्र, वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इसके विपरीत नारी में जो 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र भी क्या होते हैं? समान होते हैं। उसमें यक्ष ही पाए जाते हैं, उसमें वाई नहीं पाया जाता। और नारी की 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। चूंकि यक्ष गुणसूत्र कैसे होता है? लंबा होता है, वंशसूत्र लंबा होता है। क्योंकि ये पुरुष के यक्ष वंशसूत्र के जैसे होते हैं इसलिए इन्हें यक्ष ही वंशसूत्र कहा जाता है। अतः पुरुषों की 23वीं जोड़ी में यक्ष व वाई वंशसूत्र होते हैं, जो 22 के समान होते हैं। लेकिन जो 23वां होता है उस 23वां में ही यक्ष तथा वाई वंशसूत्र होते हैं। यक्ष कैसे होता है? लंबा होता है, वही एकदम छोटा और थोड़ा सा मोटा होता है। इस तरीके से जन्म लेने वाली संतान पुरुष होगी या महिला होगी, यह पिता के वंशसूत्र पर निर्भर करता है। क्योंकि माँ में तो यक्ष ही होते हैं, पिता में यक्ष के साथ साथ वाई भी होते हैं। और ये 23वां जोड़ा जो होता है ये भिन्न होता है, 22 समान ही होते हैं। तो जिसके कारण वंशसूत्र लिंग वंशसूत्र कहलाते हैं और पुरुष तथा स्त्री की लिंग भेद विकसित करते हैं। महिला की 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र यक्ष गुणसूत्रों से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि वंशसूत्र क्या होते हैं? लंबे होते हैं तथा मिलकर के यक्ष के आकार की आकृति बनाते हैं, इसीलिए इसको यक्ष कहते हैं। जबकि वाई गुणसूत्र ये मिलकर के एक लंबा और एक छोटा मिलकर के वाई के आकार का बन जाता है। और यक्ष की एक टांग होने के कारण वाई की आकृति होती है, इसलिए छोटे वंशसूत्र को वाई से संबोधित किया जाता है। तो उत्पादक, इस तरह से उत्पादक कोषों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार होते हैं? एक पितृ उत्पादक कोष है ना, मेल स्पर्म सेल्स, तथा दूसरा मातृ उत्पादक कोष, फीमेल ओवियम सेल्स। इस तरीके से ये 2 होते हैं, मातृ और पितृ। और ये मातृ और पितृ उत्पादक कोष जो हैं ये उत्पादक कोष माता तथा पिता के एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें हम जननांग या जनन कहते हैं या ग्रांट्स कहते हैं, में विकसित होते हैं, में डेवलप होते हैं। और पुरुष उत्पादक कोष जिन्हें क्या कहते हैं? हम शुक्र कण या स्पर्म कहते हैं, तथा पुरुष जनन या मेल ग्रांट्स कहते हैं, अर्थात इसको हम टेट्रिकलिस के नाम से भी जानते हैं। जबकि मातृ उत्पादक जो कोष होते हैं इन्हें ओव्यूल कहते हैं। और महिला जनन अथवा अंडाशय में विकसित हो जाते हैं। कहाँ विकसित होती हैं? अंडाशय में विकसित होते हैं। और प्रत्येक इस तरीके से जो वंशसूत्र होते हैं इसमें 23 जोड़े, अर्थात जिसको हम 46 बोल सकते हैं, जोड़ों में कहेंगे तो 46 कह सकते हैं, से मिलकर के बना होता है, जिनमें से आधे वंशसूत्र पितृपक्षों के होते हैं 23
और 23 मातृ पक्ष के होते हैं। और वंश सूत्रों के प्रत्येक जोड़े का एक वंश सूत्र मातृ पक्ष से प्राप्त होता है और एक पितृ पक्ष से प्राप्त होता है। प्रारंभ में कोष कैसे होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, मिच्योर होते हैं, मिच्योर नहीं होते हैं। और शुक्राणु कोष तथा अंडकोष के परस्पर जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो उससे होने के लिए तत्पर भी रहते हैं। और उसके ठीक पूर्व इनके वंशसूत्र एक प्रवाह की स्थिति में होते हैं, एक स्टेट ऑफ फ्लैक्स में होते हैं, जिसके दौरान वे पूर्ण रूपेण पुनर्व्यवस्थित होते हैं। और सर्वप्रथम प्रत्येक कोष के 46 वंशसूत्र इस प्रकार के 23 जोड़े में बनते हैं। प्रत्येक जोड़े में वही 2 वंशसूत्र होते हैं। कौन 2 वंशसूत्र होते हैं? जिनके साथ कोष का प्रारंभ होना होता है। जिनके साथ क्या होता है? कोष का प्रारंभ होना होता है। और इसके पश्चात कोष अवकरण व विभाजन की प्रक्रिया है, जिसे रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन एंड डिवीजन प्रोसेस कहते हैं। तो इससे गुजरता है और इस तरीके से प्रत्येक जोड़े का एक वंशसूत्र एक विभाजित कोष में तथा दूसरा वंशसूत्र दूसरे विभाजित कोष में आ जाता है। और इस प्रकार से जो प्रत्येक विभाजित कोष है में केवल 23 वंशसूत्र होते हैं, 23 ही वंशसूत्र होते हैं। और इसे अर्धसूत्रीय कोष विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अर्धसूत्री कोष विभाजन कहते हैं। और यह केवल चांस पर निर्भर करता है, केवल संयोग पर निर्भर करता है। और इस प्रकार के वंशसूत्रों से करोड़ों संयोजन होता है। अभी हमने बताया कि कितना होता है लंबा। और इसके उपरांत 2-2 विभाजित कोष पुनः 2-2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और इस तरीके से 23 वंशसूत्र होते हैं। इस प्रकार के विभाजित कोष में अपनी पूर्ण आइडेंटिटी पहचान बनाए रखते हैं। और अंडकोष की विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंड जनन या ओजेनियस कहते हैं। जबकि शुक्राणु के विभाजन को हम क्या कहते हैं? इसके विभाजन की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, है ना। तो अंड जनन और शुक्र जनन की प्रक्रियाएं लगभग एक समान ही होती हैं। अंतर केवल अंतिम सोपान पर होता है। किस पर होता है? जो अंतिम सोपान होता है वहाँ पे अंतर होता है। शुक्राणु की विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त चारों विभक्त कोष शुक्र कोष अंडकोष से संयुक्त होने के लिए क्या होते हैं? चारों तैयार रहते हैं। जबकि जो अंड के विभाजन से प्राप्त विभक्त कोषों में से केवल एक ही कोष ऐसा होता है, एक ही कोष ऐसा विकसित होता है जो उसके लिए तैयार होता है। और अन्य 3 एक ऐसे होते हैं विलग होकर के या विकसित हो जाते हैं। यानी उनमें से केवल एक ही विकसित हो जाता है, ये एक ही विकसित होता है। और इस प्रकार से चारों विभक्त कोष परिपक्व होते हैं तथा ये परिपक्व अंड से संयुक्त होने के लिए समर्थ होते हैं, यानी चारों समर्थ होते हैं। जबकि उसमें सिर्फ एक ही विकसित होता है, 3 अविकसित हो जाते हैं। इस तरीके से मैच्योर अंड तथा किसी एक परिपक्व शुक्रकोष से संयुक्त होने से ही नवीन जीवन प्रारंभ होता है, नया जीवन प्रारंभ होता है। समरूपी अगर परिपक्व अंड के 23 वंशसूत्र परिपक्व शुक्रकोष के 23वें समरूपी वंशसूत्र से मिलकर के वंशसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं। और प्रत्येक जोड़े का एक वंशसूत्र माता से मिलता है तथा दूसरा वंशसूत्र किससे मिलता है? पिता से मिलता है। और अंड व शुक्र के मिलने से जो संयुक्त कोष बनता है उस संयुक्त कोष को फर्टिलाइज्ड सेल या युक्ताया जियोगोट सेल कहते हैं। इस प्रकार से जो संयुक्त कोष अथवा युक्ता कोष दोनों में उत्पादक कोषों का योग होता है। इस संयुक्त कोष की विभक्तीकरण तथा गुणीकरण डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से ही संपूर्ण मानव के शरीर का निर्माण होता है। और इस तरीके से गर्भधान के समय अंड स्रावित होकर के गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय में आ जाते हैं, जहाँ शुक्राणु से उसका संयोग होता है। और इस प्रकार इन दोनों के फ्यूशन से फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो निषेचित संयुक्त कोष है वो कालांतर में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से अंड और शुक्र के संयोजन के साथ ही संयुक्त कोष के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और भ्रूण का विकास होने लगता है। इस प्रकार से बालक को प्राप्त होने वाले जो वंशसूत्र के 23वें जोड़ों के प्रत्येक जोड़े का एक वंशसूत्र मातृ पक्ष से प्राप्त होता है और जबकि दूसरा वंशसूत्र पितृ पक्ष से प्राप्त होता है।
तो इन वंशसूत्रों में विद्यमान पितृक ही बालक के वंशानुक्रम को निर्धारित करता है, और वंशानुक्रम की प्रक्रिया को हम कभी चित्र के रूप में भी दिखा देंगे। तो ये चीज़ें हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्शन देख लेंगे कि कैसे जो है इसका महत्व है। गर्भाधान अर्थात शुक्राणु के द्वारा अंडकोश का निषेचन वास्तव में मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, और इसके गर्भाधान के समय ही जो कुछ भी प्राप्त होना होता है वह जन्म लेने वाले बालक के संपूर्ण भावी जीवन का निर्धारण उसी समय हो जाता है। और गर्भाधान के समय ही कालांतर में जन्म लेने वाली जो संतान है, संतान के हेरिडिटी नॉर्मेंट या संपूर्ण वंशानुक्रम, लिंग भेद, सेक्स डिटर्मिनेशन, संतानों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्सेशन, ये सब निर्धारण उसी समय हो जाता है। तो कैसे वंशक्रम बनता है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अंड के शुक्राणु के साथ निषेचित होते समय ही वंशक्रम का निर्धारण हो जाता है। और जैसे कि ऊपर हमने बातें की कि वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। वास्तविक वाहक कौन होते हैं, जीन्स, जिन्हें पितृक कहते हैं, और जो वंशसूत्रों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, वंशसूत्रों में। व्यक्ति को अपने माता पिता से कौन कौन से पितृक मिलते हैं, यह उस निषेचन के समय ही निश्चित हो जाता है, और तथा बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। तो कोष परिपक्वता के दौरान जो पितृक संयोग बस ही समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय बनाने में भी संयोग ही होता है, संयोग बस ही ऐसा करते हैं जो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के गुणों को उसकी संतान तक पहुंचाते हैं। तो वंशानुक्रम का निर्धारण केवल संयोग के ऊपर ही निर्भर करता है, केवल चांस के ऊपर ही निर्भर करता है। इसमें कोई किसी की बस की कोई बात नहीं होती है। माता अथवा पिता के पक्ष से प्राप्त होने वाले वंशसूत्रों को नियंत्रित करने की अभी तक कोई ऐसी विधि खोज पाना संभव नहीं हो सका है, और वंशसूत्रों के संयोजन के लगभग 3 खरब भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चय बन सकते हैं। यही कारण है कि वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा मानसिक गुण केवल संयोग पर ही निर्भर होते हैं, मात्र एक चांस होता है तथा इन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं है। वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले अधिकांश गुण मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम का अनुसरण करते हैं, और मेंडल का नियम कहता है कि जब वंशसूत्रों के प्रत्येक वर्ष से कुछ प्रबल तथा कुछ निर्बल गुण होते हैं, और निर्बल गुणों पर प्रबल गुण हावी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में निर्बल गुण के पितृक विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका प्रभाव लुप्त हो जाता है, या उनका प्रभाव एक तरीके से पैसिव होता है, सुप्त रहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो आंखों का नीला रंग ये निर्बल गुण है, जबकि काला रंग क्या है, प्रबल गुण है। यदि माता तथा पिता दोनों ही शुद्ध रूप से नीले रंग वाली आंखों के होंगे तो बालक नीले रंग की आंख वाला होगा। यदि माता तथा पिता दोनों ही विशुद्ध काले रंग की आंखों वाले होंगे तो बालक भी विशुद्ध काले रंग की आंखों वाला होगा। विशुद्ध इस तरीके से ऐसी स्थिति में प्रथम पीढ़ी के सभी बालक काले रंग के और उसकी आने वाली पीढ़ी में नीले रंग के हो जाएंगे। तो इस तरीके से वंशानुक्रम गुण मंडल के नियम का अनुसरण करता है, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें गुणों की प्रबलता व निर्बलता का निर्धारण नहीं हो सकता है, और ऐसी स्थिति में बालक माता पिता से लगभग समान मात्रा में गुण को प्राप्त करता है। उन दोनों का मिला जुला प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। जैसे शुद्ध श्वेत वर्ण माता और शुद्ध श्याम वर्ण पिता की संतानें प्रायः न श्वेत वर्ण की होती हैं और न ही श्याम वर्ण की होती हैं, बल्कि सांवली हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ गुण लिंग भेद से भी संबंधित होते हैं। जैसे पितृक केवल यक्ष वंशसूत्र के असंजात खंड होते हैं, जबकि वायु वंशसूत्र के ऐसे पितृक नहीं होते हैं। तो ऐसे गुण पुत्रियों को माता व पिता दोनों से मिल सकते हैं, किंतु पुत्रों को केवल माता से मिलते हैं। ऐसे गुण प्रायः लड़कों में अधिक दिखाई देते हैं, परंतु उनका हस्तांतरण केवल माता से ही होता है, क्योंकि पिता से लड़कों को केवल वायु वंशसूत्र मिलता है। और ऐसे वंशसूत्र को क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम कहते हैं। कैसा कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम कहते हैं। जो पुत्र होता है उसको वायु जो गुणसूत्र हैं वो पिता से मिलते हैं, जबकि लड़कियों को यक्ष ही मिलते हैं जो माता के होते हैं। तो जैसे अगर रंगदाता का दोष किसी लड़के को अपनी माता से मिलता है बल्कि पिता से नहीं मिलता है,
स्वयं रंगाता की योगी नहीं होती, बल्कि वह अपने पिता के इस गुण को लेती है तथा अपने पुत्र को दे देती है। जैसे अधिक रक्तस्राव हो गया, हीमोफीलिया हो गया, अर्थात रुधिर का देर से थक्का बनने का जो रोग है भी लड़कों को केवल माता से ही मिलता है। तो स्पष्ट है कि ऐसे रोगों में स्त्रियों की भूमिका पितृक वाहकों के रूप में होती है और लिंग संबंधित अधिकांश आनुवांशिक रोगों के लिए रोग युक्त यक्ष पितरैक निर्बल होते हैं, पैसिव होते हैं, जबकि रोग मुक्त यक्ष पितरैक जो होते हैं प्रभावी होते हैं, प्रबल होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। किंतु यक्ष वायु के समुच्चय में वायु पितरैक दुर्बल हो जाता है तथा रोग युक्त यक्ष पितरैक प्रबल होते हैं। यही कारण है कि ऐसे रोग लड़कों तथा शुद्ध नस्ली लड़कियों में तो दिखाई देते हैं, परंतु जो संकर लड़कियों में परिलक्षित नहीं होते हैं। ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस की वंशानुक्रम प्रक्रिया में अधिक रक्तस्राव का वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी ढंग से हस्तांतरित होता है। बात कर लेते हैं लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, प्राणी के लिंग का निर्धारण पूर्ण रूप से चांस पर निर्भर करता है, संयोग पर निर्भर करता है। माता तथा पिता का अपनी संतान के लिंग निर्धारण पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। माता के जो अंड होते हैं तथा पिता के जो शुक्र होते हैं, इनके मिलन के परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाला बालक लड़का होगा अथवा लड़की होगी, यह केवल संयोग पर ही निर्भर होता है। यह संयोग से ही निर्धारित होता है। बालक का लिंग निर्धारण वास्तव में गर्भाधान के समय अंड को शुक्राणु के द्वारा निषेचित करने के साथ ही हो जाता है। इसकी हमने पीछे चर्चा की थी। और वंशसूत्रों के 23 जोड़ों में से एक जोड़ा लिंग वंशसूत्रों से युक्त होता है, जो किसके पास होता है, पिता के पास होता है। और लिंग वंशसूत्र दो तरह के हो सकते हैं, यक्ष वंशसूत्र जो लंबा और छड़ीनुमा होता है, और वाई वंशसूत्र जो छोटा और गोल होता है। माता के अंड में केवल यक्ष वंशसूत्र होते हैं, जबकि पिता के शुक्र में यक्ष और वाई दोनों प्रकार के वंशसूत्र होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रजन में होने वाले ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसके द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, और आधे वे जिनमें यक्ष वंशसूत्र होते हैं तथा आधे जिनमें वे वाई वंशसूत्र होते हैं। परंतु अंड जनन के द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिसमें यक्ष वंशसूत्र ही होता है। यही कारण है कि पुरुषों को विषम युग्म की या हेट्रोजेनेमेट्रिक तथा स्त्रियों को समयुग्म की होमोजेनेमेट्रिक कहा जाता है। से स्पष्ट है कि निषेचन के लिए तत्पर तथा परिपक्व विभाजित आधे जो शुक्राणुओं में यक्ष वंशसूत्र होता है तथा आधे में वाई वंशसूत्र होता है। जब अंड का निषेचन इससे शुक्राणु से होता है, तब निषेचित कोष या तो यक्ष अथवा यक्ष का एक लिंग वाई से वंशसूत्र हो सकते हैं। इनमें केवल यक्ष लिंग वंशसूत्र का संयोजन होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी, और इसके विपरीत जब निषेचित अंड में यक्ष और वाई वंशसूत्रों का संयोजन हो रहा है तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा। अंड को यक्ष वंशसूत्र से युक्त विभाजित शुक्राणु निषेचित करेगा अथवा वाई वंशसूत्र से युक्त शुक्राणु निषेचित करेगा। यह बात पूर्ण रूप से संयोग पर निर्भर करती है। और इसके अतिरिक्त एक बार अंड के किसी विभाजित शुक्राणु को से निषेचित हो जाने के उपरांत सेचित अंड में किसी प्रकार का परिमार्जन करना संभव नहीं है। और इस तरीके से ये चीज़ें मात्र संयोग पर निर्भर करती हैं। और यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि अगर हम सांख्यिकीय अवलोकन से निर्धारण की बातें देखें तो उसमें कुछ बातें निकल करके आती हैं कि कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि जो दुबले पतले पुरुषों की संतानें अधिकतर क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं। दुबले पतले पुरुष की संतानें अधिकतर लड़कियां होती हैं, जबकि जो हिष्ट पुष्ट पुरुषों की संतानें अधिकतर क्या होते हैं, लड़के होते हैं। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों की अपेक्षा लड़कों की संख्या अधिक होती है।
ये भी देखा गया है। अधिक शारीरिक श्रम वाले व्यवसायों में कार्यरत पुरुषों की संतानों में आरामदायक व्यवसायों में कार्यरत पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में लड़के होते हैं। और अगर ऐसा भी देखा गया है, प्रत्येक 100 लड़कियों पर लगभग 105 या 106 लड़के जन्म लेते हैं, यानी उनकी जन्म लेने की प्रतिशतता अधिक होती है। और लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः यक्ष वंशसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है, छोटा होना है, जिसके कारण वाई गुणसूत्र से युक्त विभाजित जो शुक्राणु हैं वो अधिक शीघ्रता से गति करते हैं, और जिसके कारण इसके द्वारा अंड निषेचित करने की संभावनाएं कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। काफ़ी गतिशील होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिससे इनकी संख्या ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जिससे अधिक लड़के पैदा होते हैं। तो परंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि उपरोक्त जो भी बातें हमने बताया, इस संबंध में कोई ऐसा निष्कर्षणात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है कि लिंग का निर्धारण संयोग के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से संचालित होता है। सब बातें जरूर देखी जाती हैं, लेकिन ये सब उतना फैक्ट नहीं है या उतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जितना कि संयोग वाली बातें हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो महिलाएं सामान्यतः एक संतानों की संख्या भी है। कभी कभी यही देखा जाता है कि एक संतान हो रही, एक बार में कभी 2 संतानें भी हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो महिलाएं अगर देखें तो सामान्यतः एक ही बालक को जन्म देती हैं। ज़्यादातर कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें 2 या इससे अधिक संख्या में बालकों को या बच्चों को जन्म देते हैं। यह देखा गया है कि लगभग 87 प्रसवों में से एक बार जुड़वा बालक ट्विंस और 7,500 प्रसवों में से एक बार ट्रिपल्स लगभग या 6.5 लाख प्रसवों में से एक बार एक साथ 4 बालक या 5.5 करोड़ प्रसवों में से एक बार एक साथ 5 बालक तथा लगभग 5 अरब प्रसवों में से एक बार एक साथ 6 बालक जन्म लेते हैं। तो ऐसा ये देखा गया है, ऐसा प्रयोगों में या रिसर्च में ऐसा पाया गया है। तो एक साथ दो बालक की आने की आवृत्तियां लगभग 87 में से एक बार है ना, और एक साथ 3 बालक 7,569 में से एक बार होता है, और एक साथ 4 बालक कब आएंगे जब 6,58,507 में से एक बार आएगा। एक साथ 6 बालक लगभग 4,98,42,42,9,207 बार में एक बार आएगा। इस तरीके से एक से अधिक बालकों का एक साथ जन्म लेना 2 तरह यमज बालक तथा सहोदर बालक का हो सकता है। यमज बालकों की स्थिति में सभी बालक एक ही संयुक्त कोष से विकसित होते हैं। जो यमज होते हैं वह एक ही संयुक्त कोष से विकसित होते हैं, जबकि जो सहोदर बालकों की स्थिति में भिन्न भिन्न संयुक्त कोषों से विकसित होते हैं। सामान्य तौर पे प्रत्येक देखा जाए तो मासिक चक्र में जो महिला होती है केवल एक ही परिपक्व अंडे को उत्पन्न करती है, परंतु कभी कभी केवल संयोग बस ही ये कभी कभी होता है, एक से अधिक अंडे एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, और जब गर्भाशय में से एक अधिक परिपक्व अंड उपस्थित होते हैं तब उस सभी के शुक्राणु से निषेचित होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में एक से अधिक जब निषेचित कोष अलग अलग ध्रुवों के रूप में विकसित होने लगते हैं और जो जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। यदि 2 निषेचित कोष होते हैं तो एक साथ बालकों का जन्म होता है। 3 निषेचित कोष होते हैं तो एक साथ 3 बालकों का जन्म होता है। इसी तरीके से 4 कोष होते हैं तो 4 बालक, 5 होते हैं तो 5। तो यही कारण कि ऐसे बालक शारीरिक व मानसिक गुणों में एक दूसरे से पूर्ण रूप से समान नहीं होते, क्योंकि अलग अलग कोषों से विकसित होते हैं। और ऐसे में केवल भाई और बहनों जैसी समानताएं ही होती हैं। ये एक समान अथवा भिन्न भिन्न लिंग के भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे जुड़वा बालकों की स्थिति दोनों लड़के भी हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती हैं। तो इस स्थिति में एक साथ जन्म लेने वाले बालक वास्तव में तकनीकी दृष्टि से जुड़वा नहीं होते हैं, वरन वे सहगामी गर्भाधान का परिणाम होते हैं। और ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, सहोदर बालक कहते हैं, या
तो इस तरीके से जब केवल एक ही अंड परिपक्व होकर गर्भाशय में आता है तब सामान्यतः एक ही शिशु को जन्म लेना चाहिए, परंतु कभी कभी संयुक्त कोष 2 या अधिक भागों में बढ़ जाता है, व्यक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग अलग अलग गुण के रूप में विकसित होने लगता है। जितने भाग बटे हैं सब अलग अलग गुण के रूप में विकसित होने लगते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि एक से अधिक बालकों का जन्म हो जाता है। ऐसे बालक संयुक्त, क्योंकि एक ही संयुक्त कोष से विकसित हो रहे हैं, एक से ही अलग अलग हुए हैं, तो इसलिए इनके वंशसूत्र का संयोजन पूर्णतः एक समान होता है, एक जैसा ही होता है तथा ये दूसरे से वंशानुक्रम में एक समान होते हैं। और इससे स्पष्ट है कि एक से अधिक जन्म लेने वाले ऐसे सभी बालकों का लिंग एक जैसा होगा, अर्थात या तो सभी लड़कियां होंगी अथवा सभी लड़के होंगे। ऐसे बालकों को यमज बालक कहते हैं। ऐसे बालक को क्या कहते हैं? यमज बालक कहते हैं। अब जुड़वा बालकों का जन्म वास्तव में एक तरीके से हम कहें तो नेचर का एक चमत्कार है और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़वा बच्चों का जन्म गर्भाधान के समय या गर्भाधान के तत्काल बाद होने वाली किसी असामान्य घटना का परिणाम होते हैं। चीज़ें उसी समय हो जाती हैं, उसके बाद होती हैं। तो वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधियाँ है जो कि हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे। ये इस चीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे चूँकि लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कैसे अंतः प्रजनन विधि है, चयनात्मक प्रजनन विधि है, पारिवारिक अध्ययन विधि है, जुड़वा अध्ययन विधि है, पोष्य परिवार विधि है। तो इसका सबका हम बाद में अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट देख लेंगे और वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्या अंतःक्रिया है इस पर भी बात कर लेंगे और सुजनन विज्ञान क्या है इस पर भी बात कर लेंगे। तो अभी 1-2 वीडियो में हम लोग इसको ये सारी चीज़ें जो बच रही हैं इसको हम लोग देख लेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और बार बार इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे या इसे थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में अगर जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है तो आपको उसमें जीव विज्ञान की किताबों में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ जानने के लिए हमने ये सारी बातें बताई। आपके प्रश्न पत्र में या सिलेबस में ये सब चीज़ें लिखने के लिए नहीं आती हैं। नहीं, आपके लिए थोड़ा सा जानकारी कि कैसे होता है ये सब चीज़ें हमने बताया। तो जो आता है ये आता है तो हमने बताया वंशानुक्रम के नियम, रूल ऑफ हेरिडिटी क्या है। तो ये 5 ही बातें जो हमने बताई है, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यायन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मात्र पक्षों का सिद्धांत या संयोग का नियम या बैलेंस लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिलेशन, लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेड्स, लॉ ऑफ नेचुरल एंड पेरेंटियल, लॉ ऑफ चांस, ये सब चीज़ें हमने बताया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, कैसे आप इसको देख सकते हैं। और वंशानुक्रम की प्रक्रिया तो हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कैसे आप समझ लें इस चीज़ को समझाने के लिए हमने बताया। तो हम ये आशा करते हैं वो सारी चीज़ें आप बार बार देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी कि समानता का नियम क्या कहता है, भिन्नता का नियम क्या कहता है, प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, चयनित गुणों का नियम क्या कहता है, मातृ पक्ष पितृपक्ष का नियम क्या कहता है, संयोग का नियम क्या कहता है। ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोग बात यहीं तक अपने रखते हैं। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई उसको आप ऑनलाइन जब भी हम लोग लाइव होंगे तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी उस सारी चीज़ों को आप देख लेंगे तो वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हमें नहीं लगता है कि इससे कोई आपको समस्या आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। चीज़ें आसान हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप निश्चित रूप से करने के सक्षम होंगे और कर लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी बात को यहीं तक विराम देते हैं।
और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ अगले या इसके आगे जो बातें भी हमने आपसे वादा की है उसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले वीडियो पे। तो अभी हमको लगता है कि एक दो वीडियो में हम इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में लगभग जो भी बातें हैं सब पे बातें हो जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।